हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीसी एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 के इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस को। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 20 इसका जो फॉर्म फिलअप हुआ था आपका 2019 में और एग्जाम कंडक्ट हुआ है 2020 में। ठीक है, तो सीएचएसएल 2020 के क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था वो आपका हुआ था 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च और इसके बाद जो है कोविड की वजह से सारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे और जो एग्जाम बाकी जो रिमेनिंग था वो आपका कंडक्ट हुआ था अक्टूबर मंथ में। ठीक है, तो हम लोग जो है 17 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का कर लिया है हम लोगों ने सॉल्यूशन। 18 मार्च के भी तीनों शिफ्ट का हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग करेंगे 19 मार्च के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस का यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का भी ऑलरेडी हो चुका है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, यानी कि द एमपीटीसी एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वहां पे मिलेगा एसएससी सीएचएसएल 2020 का सॉल्यूशन। उसमें आपको प्रीवियस लेसन जो है मिल जाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस को भी किया है जो 2020 में आपका एग्जाम हुआ था, तो उसका भी सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सभी के जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो आप जाकर उन्हें देखिए। सब जो है आपको शिफ्ट वाइज करके मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ये 19 तारीख आपका जो है तीनों शिफ्ट्स का सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर हम लोग जो अक्टूबर मंथ में जो एग्जाम हुआ है सीएचएसएल का रिमेनिंग, उसका भी यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक से भी सॉल्यूशन किया है 2016, 2019 और 2018। 2016 में आपको पीटी और मेंस दोनों के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, सीजीएल मेंस और सीपीयू मेंस जिसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, तो आपको वहां पर सारे स्टेनोग्राफर, सीपीयू, सीजीएल, सीएचएसएल, सीजीएल मेंस, सीपीयू मेंस सारे आपको इसमें सॉल्यूशन मिलेंगे। 2019 में भी आपको पीटी और मेंस दोनों के सॉल्यूशन मिलेंगे। 2018 वाले में आपको सीजीएल पीटी का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हाल ही में जो है आपका एग्जाम होने वाला है, अप्रैल मंथ में आपका जो है सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है पीटी, और मई मंथ में आपका जो है सीजीएल का पीटी होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग अभी पीटी के क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मेंस के भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे पूरे डिटेल में। तो जो लोग अगर हमें फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, तो उन्हें पता है कि हम 25 क्वेश्चंस, फिर 50 क्वेश्चंस, फिर 100 क्वेश्चंस और 200 क्वेश्चंस पे आते हैं। तो 25 अभी हम लोग कर रहे हैं। 50 क्वेश्चंस आपको सीपीयू में देखने को मिलेगा, 100 क्वेश्चंस आपको स्टेनोग्राफर में देखने को मिलेगा और 200 आपको सीपीयू मेंस और सीजीएल मेंस में देखने को मिलेगा। तो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। बस आप लोग जो है क्या करिए, हर एक लेसन को कंप्लीट देखिए। हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर एक सेंटेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एसएससी का यही रूल बन गया है कि ये चारों ऑप्शन अभी आपके सामने दिख रहे हैं, कल आपके सामने ये क्वेश्चन बनकर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक ऑप्शन जो है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और हम सॉल्यूशन कराने में आपका ज्यादा समय लेते हैं नहीं, 20 से 25 मिनट हम लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपको और भी सेक्शंस को पढ़ना है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर्स। तो सारे सेक्शंस को ध्यान में रखकर जो है हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, 20 से 25 मिनट हम लेते हैं। और ये जो 20-25 मिनट लेते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें भी है जो हम जो है जल्दी जल्दी करके बता देते हैं, नहीं, हम पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। तो इसलिए आप लेसन को कंप्लीट देखिए। 20 से 25 मिनट में आपका जो है बहुत कुछ आप सीखेंगे। ठीक है, तो कम समय में और ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करिए। यहाँ पर मेरा यही कोशिश आपका देने को रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। एप्रोप्रिएट मतलब होता है सटीक, उपयुक्त। ठीक है, ये वर्ड भी पूछा गया है एसएससी में। ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम और इवन आपके करेक्ट स्पेल्ड या रॉन्ग स्पेल्ड में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है सटीक, आपको एंटोनिम बताना। एंटोनिम यानी कि अपोजिट, यानी कि विपरीत, उल्टा। ठीक है, टेम, टेम मतलब क्या होता है? टेम मतलब होता है पालतू या फिर शांत। क्या होता है? पालतू या फिर शांत। अब इसका विपरीत क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं। कंट्रोल, कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करना। ठीक है, अपसेट यानी कि परेशान होना, रिस्ट्रेन यानी कि नियंत्रित करना। ठीक है, और इसके साथ प्रीपोजिशन हम फ्रॉम का यूज करते हैं। रिस्ट्रेन के साथ प्रीपोजिशन हम फ्रॉम का यूज करते हैं, इसका अर्थ होता है नियंत्रित करना। सैंक्टिफाई यानी कि पवित्रता। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक है शांत व्यक्ति और एक है परेशान व्यक्ति। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको ईडियम का अर्थ बताना है। री इन्वेंटिंग द व्हील, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू डुप्लीकेट अ बेसिक मेथड दैट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। यानी कि आप जो है क्या कर रहे हैं कि एक चीज जो है क्रिएटेड ऑलरेडी हो चुका है, आप उसका दूसरा पार्ट जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। डिस्टर्बिंग द सिस्टम विच हैज ऑलरेडी बीन यूज, यानी कि आप ऐसा
सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो वो यूज में है, तो आप उसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, एलिमिनेट। एग्जामिन सर्कमस्टांसेस दैट हैव ऑलरेडी बीन अंडरस्टूड, यानी कि आप परिस्थितियों को एग्जामिन कर रहे हैं, परख रहे हैं जो पहले ही समझा जा चुका है। सर्कमस्टांसेस यानी कि परिस्थितियां, एलिमिनेट। वेस्टिंग वंस टाइम फॉर थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन सेटिस्फैक्टरली डन, यानी कि आप ऐसे चीज पर जो है अपना समय बर्बाद कर रहे हैं जो ऑलरेडी किया जा चुका है, यानी कि आप उस चीज का डुप्लीकेट बना रहे हैं, उस पर समय बर्बाद कर रहे हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। एनालाइजिंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ हैपनिंग्स, यानी कि होने का बहुत वेरियस फैक्टर्स को एनालाइज करना, परखना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस एकेडमी को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से आकर हर एक लेसन, जो भी लेसन हम अपलोड कर रहे हैं उसका हर एक लेसन का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहां से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है टार्निश का। सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द, इसका मतलब मैला करना, गंदा करना, क्षति पहुंचाना। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। कलंकित करना, ऑप्शंस है हाइटेन यानी कि ऊंचा करना, डेकोरेट यानी कि सजाना, डैमेज यानी कि क्षति करना, पीज यानी कि शांत करना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 4, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। नकुल आस्क्ड हर, हाउ डू यू नो दैट राहुल हैज टोल्ड इट टू हिम। ये पार्ट आपका पास्ट, तो इस पार्ट को भी हम पास्ट में रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर अगर ये आपको रूल याद है तो ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर हैज एलिमिनेट, यहाँ पर देखिए हैज एलिमिनेट। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। दो ऑप्शंस का तो आपका टेंशन खत्म हो गया। अगर आपको रूल याद है कि अगर ये पार्ट प्रेजेंट में है तो इस पार्ट को भी हम प्रेजेंट में रखते हैं, अगर ये पार्ट हमारा पास्ट में है तो इस पार्ट को भी हम पास्ट में ही बनाएंगे। ठीक है, अगर ये पास्ट है और ये भी पास्ट है तो आपको फिर ये पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट में, इसलिए आप इसे सिंपल पास्ट में ही रखें। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दो हैं आपके, दो एलिमिनेट हो गए। अब बी और ऑप्शन सी यहाँ पर जो है रिमेनिंग है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शंस अगर आप देखिएगा, सी न्यू, यहाँ पर देखिए सी न्यू राहुल हैड टोल्ड दैट टू हिम। नकुल आस्क्ड हर हाउ सी न्यू। ठीक, यहाँ पर देखिए नकुल आस्क्ड हर दैट हाउ सी नोज दैट राहुल हैड टोल्ड दैट टू हिम। यहाँ पर डैट का यूज हुआ नहीं है इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। यहाँ पर हम ऑप्शन बी सी में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डैट का यूज हुआ है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, हमारा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में हम कभी भी डैट का यूज नहीं करते हैं, इफ या वेदर का यूज करते हैं, या फिर सिंपली उसे एज इट इज बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम डैट का यूज नहीं करेंगे, इसलिए जो है आपका ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर ऑप्शन बी है। तो अगर आपको रूल्स याद है तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे तुरंत और राइट आंसर पे आ जाएंगे, इससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा 1% भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो है रूल्स को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको नारेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस एकेडमी, डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे दिया गया है। ठीक है, आप वहां से जाकर चैनल को ज्वाइन करिए और उसका सर्च आइकन में आप सर्च करिए नारेशन, तो इस नाम से आपको एक पीडीएफ मिलेगा। तो इस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा, सारे बेसिक्स और जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नारेशन से बनेंगे आपको सारे वहां पर बताए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे है, आपको कंप्रीहेंशन दिया गया है और इसे आपको फिल करना है। फॉरेस्ट फायर ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक बाई वन ऑफ द टू रीजन्स। जो फॉरेस्ट फायर है यानी कि जो जंगल में आग लगते हैं, ऑलवेज हैपेंस, हम यहाँ पर यूज करेंगे हैपेंस का। हैपन मतलब होता है घटित होना। ठीक, फॉरेस्ट फायर ऑलवेज हैपेंस बाई वन ऑफ द टू रीजन्स, किसके कारण होता है फॉरेस्ट फायर, तो उनमें से जो एक कारण है वो है नेचुरली काउज्ड और ह्यूमन काउज्ड। एक तो है प्राकृतिक कारण और एक है मानव के द्वारा कोई बनाया गया कारण। ठीक है, नेचुरल फायर इज जनरली, नेचुरल फायर यानी कि जो प्रकृति के द्वारा अगर आग लगती है, इज जनरली काउज्ड बाय लाइटनिंग, वो किसके कारण, काउज्ड मतलब होता है कारण, किसके कारण होता है, तो जनरली सामान्य तौर पर लाइटनिंग के कारण, विद अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, एक बहुत ही छोटी सी मात्रा में, वेरी स्मॉल परसेंटेज। ठीक है, वेरी स्मॉल परसेंटेज कंट्रीब्यूटेड बाय स्पॉन्टेनियस कंबंक्शन ऑफ ड्राई फ्यूल, यानी कि स्मॉल परसेंटेज जो है कंट्रीब्यूशन होता है किसका, तो कंबंक्शन ऑफ ड्राई फ्यूल का, यानी कि जो सूखे फ्यूल होते हैं उनके दहन से, कंबंक्शन मतलब होता है जलनशील या फिर दहन, तो उनके से जो है अचानक से जो उनमें दहन होता है, इसलिए जो है वहाँ जंगल में आग लगती है और यही जो है नेचुरल फायर होने का एक कारण हो सकता है। एज सारडस्ट एंड लिप्स, मतलब कि सारडस्ट और जो पत्ते होते हैं उनमें थोड़ी सी चिंगारी लगती है, मतलब थोड़ा सा उनमें ज्वलन होता है और वो जो है फिर पूरे जंगल को जलाते हैं। ठीक,
उसके बाद जो आपका है कि ह्यूमन काउस्ट फायर, यहाँ पर जो है ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरे तरफ अगर हम इस चीज को देखें, ह्यूमन काउस्ट फायर, एक तरफ तो हम लोगों ने देखा नेचर फायर, नेचुरली जो फायर हुआ, और एक कारण जो है यानी कि ऑन द अदर हैंड, यानी कि अगर हम दूसरे तरफ देखें तो ह्यूमन काउस्ट फायर कैन हैपन ड्यू टू यहाँ पर जो है आपका ड्यू टू एनी नंबर ऑफ रीजंस, यानी कि जो ह्यूमन काउस्ट फायर जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नंबर 10, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। सम ऑफ द इश्यूज डिस्कस्ड ऑन द मीडिया नाउअडेज हैज नो रिलेवेंस टू द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक, देखिए, सम ऑफ द इश्यूज डिस्कस्ड ऑन द मीडिया नाउअडेज हैज नो रिलेवेंस टू द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो सम ऑफ द, यहां पर जो है आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, हैज नो रिलेवेंस टू द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर जो आपका एरर हो जाएगा वो हो जाएगा हैज नो एनी रिलेवेंस। यहां पर जो आपको यूज करना है वो यूज करना है एनी का, हैज नो एनी रिलेवेंस, यानी कि कोई भी संबंध नहीं है कि सोशल मीडिया पर जितने भी डिस्कशंस होते हैं उनमें कोई भी ऐसा संबंध नहीं है कि वो बात करें नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको नो के बाद एनी का यूज करना है, आपका ऑप्शन डी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। द सिलेक्शन टू द पुलिस डिपार्टमेंट रेज्ड हिम एज हाई, ये आपका अंडरलाइन सेक्शन है, यहाँ पर अंडरलाइन करना हम भूल चुके हैं, ठीक, इसके लिए सॉरी। एज हाई टू अ काइट, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा है, एज सो मच, इस तरह से। ठीक है, तो अगर ये पार्ट को देखेंगे तो टू के जगह हमें क्या यूज करना होगा, एज का यूज करना होगा, तो एज हाई एज अ काइट, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आपका सिलेक्शन लेना है तो मानिए आप पतंग की तरह आपको उड़ना है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है एज, ठीक, ऑप्शन है, या फिर सो यहां पर अब ये क्वेश्चन ये आएगा कि यहां पर जो है हम लोगों ने सो हाई सो का यूज क्यों नहीं किया। ठीक है, जैसा कि हम लोग एज हाई एज का यूज कर रहे हैं, तो सो हाई सो का यूज हम लोगों ने क्यों नहीं किया, तो इसका अर्थ यहां पर ये निकलेगा कि एज हाई एज, यानी कि जितना ऊंचा पतंग उड़ता है उतना ही ऊंचा पे आपको रहना है। ठीक है, सो हाई एज, सो मतलब होता है इसलिए। ठीक है, तो इसलिए जितना ऊंचा, इसका कोई भी एक रिलेवेंट जो है इस सेंटेंस से नहीं बन रहा है, मतलब कि इसका कोई एप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं बन रहा है इस सेंटेंस से, इसलिए जो है हम लोग सो का यूज यहां पर नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए जो है हम लोग एज का यहां पर यूज करेंगे, एज मतलब कि जितना ऊंचा पतंग। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 12 यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द डिस्प्यूट का। डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद, अब इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत आपका क्या होगा, तो कंसीड यानी कि स्वीकार करना, समझौता करना, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे विपरीत के रूप में ऑप्शन ए है। क्वेरल यानी कि झगड़ना, स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत करना, इंप्यूट मतलब क्या हो गया, इंप्यूट मतलब होता है आरोप लगाना। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है, फॉलिंग हेड ओवर हिल्स, इसका मतलब होता है कि आप जो है किसी से बहुत ही दिल से प्यार करने लगते हैं। ऑप्शन देखते हैं, फीलिंग डीप सिंपैथी टू द नीडी, यानी कि आप किसी जरूरतमंद के प्रति सहानुभूति रखते हैं, सिंपैथी यानी कि सहानुभूति रखना। फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, यानी कि आप दूसरों में खामियां ढूंढते हैं, गलतियां ढूंढते हैं। फॉलिंग डीपली इन लव विद समवन, यानी कि आप किसी से एकदम सच्चा प्यार करने लगते हैं, उसके प्यार में खोते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 14 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द प्लीजेंट का, इसका मतलब सुखदायक, बहुत ही खुशमिजाज, ठीक है, बहुत ही अच्छा। ऑप्शन देखते हैं, टेडियस यानी कि थकाऊ, टायरसम यानी कि थकाऊ, रिफ्रेशिंग यानी कि ताजा अच्छा, एक्सएस्पेरेटिंग, इसका मतलब क्या होता है, तंग करने वाला। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है, सुखदायक, और रिफ्रेशिंग मतलब ये होता है ताजा अच्छा लगना। क्वेश्चन 15 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। ठीक है, सी इज टेंडर हर्टेड बाय नेचर एंड आई हैव फाउंड हर आईज मॉइस्ट मेनी अ टाइम्स ओवर द सैड फेस ऑफ एनी चिल्ड्रन। यहाँ पर देखिए ये इस पार्ट में भी अंडरलाइन सेगमेंट ये है। ठीक है, तो ये आज अंडरलाइन वाला सेक्शन हमसे मिस हो गया। चलिए इस पर अब देखते हैं, सी इज ए टेंडर हार्टेड बाय नेचर। टेंडर हार्टेड मतलब क्या होता है कि वो बहुत ही नाजुक मिजाज की हैं। ठीक है, सी इज टेंडर हार्टेड बाय नेचर एंड आई हैव फाउंड हर आइज मोस्ट मॉइस्ट मतलब कि नरमी उसमें, मेनी अ टाइम्स यानी कि बहुत बार, ओवर द सैड फेस ऑफ एनी चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में
कोई भी एरर नहीं है। हम जाएंगे नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ, यानी कि ऑप्शन बी मेनी अ टाइम्स, ये अंडरलाइन सेगमेंट में इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेनी अ टाइम्स यानी कि बहुत बार, बहुत बार। ठीक है, मेनी अ टाइम यहाँ पर गलत है, मेनी टाइम भी गलत है, सो मेनी अ टाइम्स ये भी गलत है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस दिए गए, इसे आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और उसके बाद उसे कनेक्ट करेंगे। ठीक, आप अचानक से ये काम नहीं करेंगे, इस पर आप जब तक अपने तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तब तक आप इस पर जो है मार्क्स नहीं ला पाएंगे। अच्छा, क्योंकि सीजीएल मेंस में आपको 20 क्वेश्चंस इसके बेस पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, एकदम पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ इसका जो है तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा कि आपको जो है प्रीवियस लेसन्स, जैसे कि हम लोग बहुत सारे लेसन्स में आपको बताते आ रहे हैं कि कैसे कनेक्ट किया जाता है। अब आपने कहीं देखा होगा या किन्हीं और टीचर के लेक्चर में कि आप जो है वहाँ जोड़ते हैं कि कोई सेंटेंस के अंत में जो है प्रीपोजिशन है, उसके आगे क्या लगना है, इस तरह से अगर कोई नाउन है तो उसके बाद क्या लगना है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें जो है आप कब सीख पाएंगे, आप ऑटोमेटिकली तो सीख नहीं पाएंगे जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई सेंटेंस खत्म हो रहा है प्रिवेंट के साथ। ठीक है, और अगर आपको पता है कि प्रिवेंट के साथ हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम का, ठीक है, और दूसरे पार्ट में अगर हम देख रहे हैं कि कोई पार्ट हमारा फ्रॉम से है, तो आप उसे तुरंत कनेक्ट कर देंगे आपको, क्योंकि आपको पता है कि प्रिवेंट के साथ हम प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं आपको कि आप जो है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और आप इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाइएगा, वो भी सही। ठीक है, तो यहां पर एक बात हो रहा होगा एक व्यक्ति के बारे में जो इस शहर के बाहरी कोने पर आया। ही अराइव्ड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी, आउटस्कर्ट यानी कि बहुत ही बाहरी जगह पर। ठीक है, एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है ही आस्क्ड टैक्सी ड्राइवर, उसने टैक्सी ड्राइवर को बोला कि तुम मुझे शॉपिंग मॉल लेकर चलो। ही टोल्ड द ड्राइवर दैट ही कुड पे द फेयर बाय कार्ड नॉट इन कैश, और उसने बोला कि वो अपने पैसे जो है मतलब कि ऑनलाइन पे करेगा, यानी कि कार्ड के थ्रू, कैश के थ्रू वो पैसा नहीं देगा। द ड्राइवर हैज अ क्लाउडी लुक, तो ड्राइवर ने जो है क्लाउडी लुक मतलब हो गया कि सस्पिशियस होना, संदिग्ध, संदेह होना। तो उसने जो है कहा, मतलब उसने सोचा, उसे जो है यह चीज़ जो है खटका, उसे संदेह लगा और वो जो है बिना उससे उसे जो है लिए हुए वो वहां से चला गया, यानी कि उस व्यक्ति को उसने अपने कार में नहीं बैठाया। तो डी बी सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता, जेड की जगह आपको एस का यूज करना है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सिंपैथाइज यानी कि सहानुभूति रखना, स्क्रूटनाइज यानी कि जांच करना, कोलोनाइज यानी कि उपनिवेश रखना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 18 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। कैट्स कांट बी ब्लेम्ड फॉर इट्स बिहेवियर टू देयर मास्टर्स एज दे आर टेम्सो। ठीक, यहाँ पर देखिए कैट्स प्लूरल है, तो यहाँ पर ईट का यूज हम नहीं करेंगे, ईट की जगह हम देयर का यूज करेंगे, क्योंकि प्लूरल हमें रखना है। इट्स का यूज जो है सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर कैट्स प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में इसका यूज करेंगे। तो ईरर जो है वो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इट्स की जगह आप देयर का यूज करिए, क्योंकि अगर हम आगे भी देखेंगे आगे वाले पार्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टू देयर मास्टर्स का यूज हुआ है, यानी कि प्लूरल है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर भी देखिए देयर का यूज हुआ, तो यहाँ पर भी हम इट्स की जगह जो है देयर का यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 19, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस, इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आंसर बताइए। क्वेश्चन 20 आपको OWS बताना है, यानी कि वन वर्स सिचुएशन, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, यानी कि एक व्यक्ति जो है, जैसे मान लीजिए राम 1999 का समय है, ठीक है, और 1999 में एक और व्यक्ति है श्याम, एक दूसरे के जो है एक दोस्त हैं, तो ये एक ही समय में रह रहे हैं, तो इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है समकालीन, यानी कि एक ही समय में होना। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। कॉन्फिडेंट, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंट मतलब होता है सहयोगी बनाना, कोलैबोरेटर यानी कि सहयोगी, पार्टनर यानी कि सहयोगी, कंटेम्पररी यानी कि समकालीन। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 21 यहाँ पर आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। टॉलरेट यानी कि सहन करना, टेम्परेट यानी कि संयमी, अकोमोडेट यानी कि जगह, स्थान, रहने का स्थान, ACCO यहाँ पे डबल एम को आपको यूज करना है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। प्रोमलगेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घोषणा करना, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन 22 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। अननेसेसरी सस्पिशियन यानी कि जरूरत नहीं है संदिग्ध करने का, और लैक ऑफ ट्रस्ट यानी कि विश्वास में कमी होना, अगेंस्ट द अदर्स यानी कि दूसरों के प्रति अगर आप विश्वास कम रखते हैं या उन पर संदेह करते हैं, आर काउज्ड बाय फिल इन द ब्लैंक, इन इम्पार्शियलिटी यानी कि निष्पक्षता के कारण, कंटेनमेंट इसका मतलब है संतोष के कारण,
प्रीजुडाइस यानी कि पक्षपात करने के कारण, इम्पैथी यानी कि सहानुभूति रखने के कारण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। अगर आप एक दूसरे से पक्षपात करते हैं तभी आप उस पर जो है सस्पिशन रखेंगे, यानी कि आप उस पर संदेह करेंगे और उनमें जो है विश्वास की कमी भी होगी। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 23 अब आपको वन सिचुएशन बताना है। सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स और कंफ्यूजन्स। तो यहाँ पर इसका कहने का अर्थ ये है कि आप जो है किसे चूज करें और किसे नहीं चूज करें, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को चूज करें, किसमें कौन जो है आपके लिए सही है, आप इस दुविधा में हैं, आपके लिए क्या सही है, आप इस दुविधा में। यहाँ पर यही बात हो रहा है कि दोनों आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूज किसे करना है, आप इसमें जो है कंफ्यूजन में यानी कि दुविधा में। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। सोफिस्टिकेशन यानी कि मिलावट, कॉम्प्लिकेशन मतलब हो गया उलझन, इनस्टेबिलिटी यानी कि अस्थिरता, डायलिमा यानी कि दुविधा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। चिल्ड्रन नीड स्पेशल केयर, बच्चे को जो है एक विशेष प्रकार की जो है केयर चाहिए, यानी कि ध्यान करना चाहिए। एंड फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द साइड ऑफ देयर पेरेंट्स फॉर मेकिंग देम इमोशनली स्ट्रॉन्ग। कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता, सस्पिशन यानी कि संदिग्ध, अटेंशन यानी कि ध्यान देना, रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब, छाया। तो उन्हें जो है स्पेशल केयर और अटेंशन की जरूरत होती है, यानी कि आप जो है उनका ध्यान रखिए। और ये मतलब जो है पेरेंट्स का काम होता है ताकि वो जो है इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन सके। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन 25 यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द एंड्रॉइड कैन परफॉर्म ऑल द प्रोग्राम्स परफेक्टली वेल। यहाँ पर देखिए कैन यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी। तो इस तरह के सेंटेंस यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी में जो है हम लोग जब पैसिव में चेंज करते हैं तो कैन प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए में कैन हैव बीन एलिमिनेट, कुड हैव बीन एलिमिनेट, कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुड का एलिमिनेट, ये भी आपका एलिमिनेट। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। तो अगर आपको वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमारे जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा एसएससी 45 डेज प्लेज। इस प्लेलिस्ट में आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाए गए हैं, तो जिन्हें प्रॉब्लम है वो जाकर इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको टेंस और वॉइस दोनों बताए गए हैं साथ साथ में। तो इस पीडीएफ, अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीएस अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ पे आपको जो है इस तरह के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको डेली दिए जा रहे हैं पीडीएफ के फॉर्म में। डेली हम लोग वहाँ पर 25 वर्ड्स सीख रहे हैं नए। ठीक है, और ये खास तौर पे आपको एमबी पब्लिकेशन से दिया जा रहा है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर वर्ड्स हमेशा पूछे जा रहे हैं एसएससी के द्वारा। तो इसलिए जो है एमबी पब्लिकेशन बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपको सारे यहाँ पर देखिए सिनोनिम, एंटोनिम, इसका अर्थ, सेंटेंस में यूज सारे आपको यहाँ पर दिया जा रहा है पीडीएफ फॉर्म में। तो टेलीग्राम चैनल से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पर फरवरी मंथ का जो है 4 पार्ट में करेंट अफेयर्स में दिया गया है, तो जिनका सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है वो फॉलो कर सकते हैं। और इसके पहले भी हम लोगों ने लगभग 700 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स यानी कि वो 1 साल का करेंट अफेयर्स है, आप उस सभी पीडीएफ को जो है पढ़ लीजिएगा। सारा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। जिनको सीएचएसएल देना है ये 700 करेंट अफेयर्स जो फरवरी में आपको दिया गया है लगभग 200 यानी कि 900, और मार्च में भी आपको लगभग 200 के आसपास मिल जाएगा। 1000 करेंट अफेयर्स आपका अप्रैल में सीएचएसएल होना है, तो आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे और डाउनलोड करके उन्हें याद करना शुरू करिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए। अगर आपको ये लेसन इंपॉर्टेंट लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहे। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।